नमस्कार। नमस्कार। ऑल अबाउट शुभ इंडस्ट्री मैगजीन के लाइन लीडर सेक्शन में आप सबका स्वागत है। थैंक यू। आज हमारे साथ हैं श्री अगस्ती सहकारी साकर कारखाना के आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, जिनका नाम है श्री भास्कर राव घुले। तो ये जो परिवर्तन आया सर एक्चुअली कि आसपास के लोग भी खुश हैं, वर्कर्स भी खुश हैं, साफ सफाई भी है, बहुत कुछ, ये सर आपने कैसे किया सर 3 साल 4 साल में? एक्चुअली जब मैं ये फैक्ट्री ज्वाइन किया तब तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम था ही, क्लीनलीनेस का और हाउसकीपिंग का, और एरिया हमारा तो बहुत अच्छा है लेकिन प्लांटेशन कम था। तो इसके लिए मैंने पहले काम शुरू करने से पहले एक बात सोच ली कि हमें जहाँ काम करना है, भले इंडस्ट्री हो या घर हो, जहाँ भी क्लीनलीनेस होता है, अच्छा क्लाइमेट होता है, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, तो काम का इफिशियंसी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने उसके ऊपर पहले ध्यान दे दिया, हाउसकीपिंग में अच्छा ध्यान दिया, क्लीनलीनेस में बहुत एफर्ट लिए, और जो भी ये था तो उस जगह मैंने प्लांटेशन करके, लॉन लगा के और ये सब परिसर एकदम क्लीन करके, क्लाइमेट अच्छा, पहले क्लाइमेट बना लिया। कुछ भी काम करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए, और अच्छा माहौल बनाने के लिए जरूरी था, इसलिए मैंने ये सब कर लिया। बराबर सर। दूसरा ये था कि आपने 3 साल में 10,000 पेड़ लगाए। एनवायरमेंटल के लिए अभी पेड़ बहुत जरूरी है, पेड़ नहीं रहेंगे तो ह्यूमन लाइफ नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने सोच लिया, हमारे पास वो एरिया भी बहुत था और पेड़ लगाने के लिए स्कोप भी ज़्यादा था, इसलिए हमने हर साल एक दिन हम सब मैनेजमेंट को लेके, सब कामगार को लेके, सब वर्कर्स, एम्प्लॉय सबको लेके, हमारे पास करीब 1000 एम्प्लॉय है, सबको लेके हम खुद पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाने के बाद हर एक को जिम्मेदारी दी जाती है, ये पेड़ तूने लगाया, तो ये पेड़ हमेशा के लिए जतन करने की जवाबदारी तेरी है, तू उसको पेड़ को संभालेगा। तो हमारे वर्कर्स उसको पूरा संभाल लेते हैं। हर साल में उसको पानी डालना, उसका निगरानी करना, उसको ड्रिप से पानी देना, ये सब हमारे वर्कर्स करते हैं और खुद का समझ के करते हैं। इसके लिए तो बहुत अच्छा काम वो हो गया है। लेकिन मैं पहले जब आया था, ये ट्रक वाले आते थे, कचरा डालते थे, कोई बॉटल डालते थे। जब मेरी आदत ऐसी है कि मैं सुबह 5 बजे मेरा काम शुरू करता हूँ। जो एम्प्लॉय हमारे हैं वो आते हैं 9 बजे, 5 बजे शुरू करके मैं 7 साढ़े 7 बजे ऑफिस में आता हूँ, फैक्ट्री में जाता हूँ, और जहाँ जहाँ ऐसा पोर्शन है मैं सुबह से पूरा मेरा राउंड हर जगह होता है। ये जहाँ जहाँ वो कचरा पड़ा हुआ है, साफ सफाई नहीं है, वो लोगों को बुला के, उनको समझा के, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये साफ करना है, अच्छा करना है। अगर आप खाना खाते फैक्ट्री में, कहीं भी वो टिफिन लेके आते, मेरा मतलब उनको कहने का ये होता है कि जब भी आप टिफिन खोलेंगे, जहाँ भी खोलेंगे, वहाँ जाके ऐसा आपको लगना चाहिए मैं यहाँ खाना खा सकूँ। तो खाना खाने के लिए तो जगह अच्छी चाहिए, और ये तो हमारा फैमिली है, ये हमारा घर है। फैक्ट्री सब जो भी शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स है, और सभी एम्प्लॉय के साथ भी, ये सबको एक अच्छा माहौल बनाने के लिए ये सब जरूरी था, और उन्होंने सपोर्ट कर दिया। पहले उनको थोड़ा सा ये लगता था ये हम एक्स्ट्रा काम है, ये क्यों करें, ये मेरा काम नहीं है, मेरा जॉब नहीं है। लेकिन उनको उसका इम्पोर्टेंस जब से समझ में आने लगा, तब से तो उन्होंने खुद ये सब करना शुरू कर दिया। अभी हर एक मेरा एम्प्लॉय कहाँ भी क्लीनलीनेस के लिए रेडी रहता है, कहाँ भी कचरा डालता नहीं है, और बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा क्लीनलीनेस, और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा बन गया इसके लिए। आपने जो किया सर, आपकी मेहनत दिख रही है, और आपका जो कार्य है एनवायरनमेंट के लिए लेके, प्लांटेशन के लिए लेके, वो बहुत सराहनीय है। दूसरा एक थोड़ा सा ये भी था सर कि यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं, उनके माता पिता हैं, वो सब तो आपसे खुश हैं, लेकिन आपने हमने सुना है कि आपने एक स्पेशल पर्सन अपॉइंटमेंट करके रखा है, जो हर छोटे बच्चे को जाके देखता है कि वो प्राइमरी स्कूल में गया कि नहीं। देखो अभी क्या है, हमारा वर्कर्स जो है, 2 टाइप के वर्कर्स है, जो फैक्ट्री में काम करते वो, और दूसरी हार्वेस्टिंग लेबर जो होते हैं वो। हार्वेस्टिंग लेबर हम बाहर से लेके आते हैं, जैसा समझो आप मालेगांव से आते हैं, कई कन्नड़ से आते हैं, कई बीड़ से आते हैं, कई पाथरडी से आते हैं। जब वो लोग आते हैं, यहाँ फैक्ट्री चलती है हमारी 5 से 6 महीने तक, और उनका गांव अलग होता है। जब ये लोग आते हैं तो उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं।
बहुत टाइम ऐसा सोच लिया कि बच्चों के लिए पढ़ाई जरूरी है, वरना इनका लाइफ जो अभी उनका चल रहा है वो तो उनको बच्चों का भी ऐसे चलता रहेगा। फिर मैंने सोचा हर एक किसी को लगता है मैं जो कर रहा हूँ उससे अच्छा मेरा बेटा करे, और उनको भी लगता है, लेकिन वो क्या कर रहे, वो लड़कों को बच्चों को मैं जो काम कर रहा है उससे अच्छा काम करे ऐसा सोचता है। लेकिन कोई भी काम से चलता नहीं, उसको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये लोग हार्वेस्टिंग के लिए बाहर जाते हैं सुबह सुबह, सुबह तो कई लोग 2 बजे जाते हैं, कोई लोग 1 बजे जाते हैं, कोई लोग सोचो अभी 5 बजे जाते हैं, तो उनको बच्चे घर में रहते, बच्चे घर में खेलते दौड़ते और बाकी काम करते, उनका जो भी यह है बुल है या काऊ है उनको संभालते, उनका घर संभालते, उनको अच्छा लगता है। लेकिन मैंने उनको सब समझा के अभी बच्चे पढ़ेंगे तो आपका आगे का जिंदगी अच्छा जाएगा, इसलिए हमने उसको स्कूल डालने की कोशिश की, लेकिन वो उसका विरोध बहुत था, वो कर नहीं पा रहे थे, उनको जरूरत नहीं थी कि ऐसा कोई एजुकेशन ले ले। लेकिन हमने उसको एक आदमी की अपॉइंटमेंट कर दी, वो आदमी को यही काम दिया, हर मोहल्ले में जाके हर उधर जाके जहाँ लेबर रहते हर घर में जाके उसको ढूंढना ये स्कूल जाने वाला बच्चा कौन सा है, और उसको उसका नाम स्कूल में डाल के उसको खुद लेके आके और उनको स्कूल में छोड़ने के लिए हर दिन उसको एक आदमी पूरा उतना ही काम उसको दे दिया। अभी वो क्या करता है, हर घर में जाके वो बच्चों को लेके आता है और स्कूल में रखता है, फिर स्कूल छूटने के बाद हर एक को घर भी पहुंचा देता है। जो लोग हमारे यहाँ साइड पे प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी में जाते हैं तो उनको यही स्कूल में डालते हैं, लेकिन जो हाई स्कूल में जाते हैं तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, बस का पास निकाल के देते हैं, उसको इकट्ठा करके बस में बिठा के स्कूल में छोड़ देते हैं और स्कूल वाले उनको पढ़ाते हैं। स्कूल में भी हम लोग उनको बहुत हिरम कुलकर्णी है और बाकी सब लोग है सपोर्ट करते हैं, और ऐसा उनका एजुकेशन अभी अच्छा चल रहा है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ इनमें से भी कोई आदमी आपने जैसा, आप जैसा, मेरे जैसा कोई तो ऑफिसर बने, कोई तो उनका जो जिंदगी है वो बदल दे। उसमें एक भी आदमी ऐसा मिला कि वो गवर्नमेंट में ऑफिसर बना, कॉर्पोरेट में अच्छा नौकरी करे और उसका पूरा जिंदगी बदल दे, ऐसा एक भी हुआ तो अपना जो काम कर रहे हैं वो सफल हुआ, ऐसा मैं समझता हूँ। मुझे होप भाई, मुझे यह है कि वो सब लोग ये करेंगे और वो बच्चे फ्यूचर में बहुत अच्छा करियर करेंगे। सर, आपने जब फार्मर्स के लिए हेलमेट वगैरह कंपलसरी किया तो उस समय आपकी जो सोच थी वो तो बहुत ही दूरदर्शी सोच थी कि नहीं, हेलमेट तो पहनना ही चाहिए। जैसे एक पिता के लिए अपना पुत्र, उसका जीवन बहुत मूल्यवान होता है हर चीज से ज्यादा, वैसे ही आपके लिए ये सब मूल्यवान है, उनका मूल्य किसी तरीके से तोला नहीं जा सकता। तो उनका रेसिस्टेंस तो थोड़ा तो आया होगा सर? बहुत है। देखो, जब भी ये लोग हमारे वर्कर्स लोग जो है, एम्प्लॉय है, तो वो क्या कर, अभी नजदीक रहते हैं, कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर ऐसा रहता है, और घर जाके वो खेती में काम करता है। खेती में काम करके फिर या ऑफिस में आके और फैक्ट्री में आके काम करता है। जब भी वो रास्ते से आते, हम लोगों ने देखा कि अभी एक्सीडेंट होते थे, बहुत एक्सीडेंट होते थे, और 1-2 जगह ऐसी बात हो गई कि हमारे 2 एम्प्लॉय दे लॉस्ट देयर लाइफ, वो डेड हो गए। इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि देखो, मैं यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मेरा ये ड्यूटी है कि जो भी 1000 हमारे एम्प्लॉय हैं उनका तो मैं वो कुटुंब प्रमुख हूँ, मैं वो सबको संभालना मेरा काम है। और जब वो आदमी जाता है जिंदगी में तो उनके बच्चे होते हैं, उनकी माँ होती है, उनकी वाइफ होती है, उसके ऊपर क्या गुजरती है। और ये न होने के लिए, एक्सीडेंट नहीं होने के लिए हम लोगों ने ये सोच लिया, अगर उसको एक आदमी को तो हेड इंजरी होके वो डेथ हो गई उनकी, तो इसलिए सोचा अगर हेलमेट होती तो वो बच जाता। तो फिर मैंने वो गेट मीटिंग लेके सब एम्प्लॉय को बुला के उनको ये समझाया कि अगर आप हेलमेट पहनते तो कम से कम आपकी जान बच जाती। ये तो मुझे सोचना है, मैं हार्ट से उसको समझा दिया कि हर एक को हेलमेट लेनी है। कई लोगों ने ऐसा किया, साहब पैसा नहीं है, ज़्यादा है, महंगा है, तो फिर मैंने वो हेलमेट के लिए हमारा जो स्टाफ सोसाइटी है
उसमें से वो हेलमेट खरीद लिया, हर एक को हेलमेट दे दिया और उनको उनके सैलरी से वो डिडक्ट कर दिया, इसलिए सब लोग पे हुए। मैं कभी कभी गेट पे जाता हूँ, देखता हूँ किसने हेलमेट नहीं पहनी, जिसने हेलमेट नहीं पहनी उसको मैं 1 बार 2 बार 3 बार समझा देता हूँ। अगर तीसरी बार नहीं समझ लिया तो मैं उसका गेट बंद करता हूँ, काम पे नहीं आने का। तो ऐसा कभी कभी समझाने से भी कोई समझते नहीं तो एक्शन तो लेनी पड़ती है। तो ऐसा करके प्यार से समझा के कहीं पे थोड़ा सा रूल या ये करके बाय फोर्स उसको कंपलसरी कर दिया। शिक्षा सर, आपने शिक्षा का आपने जो मुद्दा है वो बहुत अच्छे से आपने कर रहे हैं सर। एक्चुअली बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य सर, आपने मेडिकल चेकअप कंपलसरी कर दिया सर आपके सारे वर्कर्स में। और ये बहुत डेफिनेटली ये बहुत ही सराहनीय काम है। लेकिन ये पूरा जो आपने मुद्दे किए, जो एटलीस्ट सरकारों को काम होना चाहिए था, जो काम राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का होना चाहिए था, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सारा काम आपने अपने हाथों में लिया और बहुत ही रिस्पॉन्सिबली आप इसको कर रहे हैं। तो इसके पीछे आपकी सोच क्या थी सर एक्चुअली? क्योंकि मेडिकल चेकअप आपने कंपलसरी किया, उसमें आप हर साल सबका चेकअप करवाते हैं, सारे वर्कर्स का कंपलसरी चेकअप करवाते हैं, किसी भी लेवल पे हो, नीचे से लेके ऊपर तक का सबका चेकअप होता है। तो ये कैसे सर आपका, इस पर खर्चा भी होता होगा सर काफी? तो खर्चा भी होता है। देखो अभी क्या है, मेरा सोच है, उसमें मेरा स्वार्थ है। स्वार्थ ऐसा है, मुझे फैक्ट्री चलानी है। फैक्ट्री चलाते टाइम ये हमारा जो फैक्ट्री है वो 24 आवर्स चलती रहती है। उसमें तो ऐसा नहीं कर सकते हम 4 तास बंद हो गए और रुका दिया। अगर रुक गई तो जो हार्वेस्टिंग का गन्ना आता है, शुगर केन आता है, उसको प्रॉब्लम होता है। खेत में वो शुगर केन पड़ते रहता है और लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए फैक्ट्री कंटिन्यूस चलनी ये तो प्रायोरिटी है मेरी। और उसके लिए वर्कर्स हो फैक्ट्री चलाते। देखो समझ लो, एक आदमी काम पे आया, वो काम करते, समझ लो कि टरबाइन पे काम करता है। टरबाइन ऐसा पार्ट है, वो 6000 आरपीएम उसको है। बॉयलर है, बॉयलर 350 to 40 डिग्री टेम्परेचर का स्टीम बनाते हैं हम लोग। और वो बॉयलर में तो टेम्परेचर होता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो ट्यूब जो होते हैं, आईवीआर ट्यूब होते हैं, उसमें वो स्टीम बना के वो सब प्रेशर पार्ट होते हैं। 32 kg टू 45 kg 87 kg तक उसका प्रेशर रहता है। हर एक पार्ट है, मोटर है, मशीन है, व्हील पार्ट है, यहाँ वो लोग काम करते हैं। अगर उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, वो मेंटली वो परफेक्ट नहीं है, तो वो लोग काम करते टाइम मिस्टेक तो कर ही जाते हैं। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ, इनका हेल्थ अच्छा रहेगा। देखो किसी को अगर शुगर है, शुगर बढ़ गई और वो काम कर रहा है तो वो काम नहीं कर पाएगा। वो शुगर के वजह से वो फैक्ट्री का लॉस हो जाएगा। तो ये सबका अगर हेल्थ अच्छा है तो मेरा शुगर फैक्ट्री का हेल्थ अच्छा रहेगा। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये सब वर्कर्स का, ये सब फार्मर्स का भी, और कोई भी यहाँ कनेक्टेड जो भी लोग हैं, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा तो वो काम अच्छा कर पाएंगे। और खुद आदमी कभी भी घर में भी देखो, हम अगर घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो हम नीचे वाले को देखते, वाइफ को हम पूछते आपका तबीयत अच्छा नहीं का, बेटे को पूछते सर्दी हुई क्या, लड़की को पूछते कुछ प्रॉब्लम है क्या, टेम्परेचर है क्या, हम उनको तुरंत मेडिकल में लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। लेकिन खुद को अगर कुछ है, हेडेक है, कुछ प्रॉब्लम है, टेम्परेचर है, हम लोग सोचते जाने दो, आज नहीं कल करेंगे, अपना काम तो पहले में ये है। जो काम करता है वो काम पे पहले कॉन्सेंट्रेट करता है, बाद में हेल्थ का देखता है। और इसके लिए हम लोगों ने, मैंने सोच लिया, इनका हेल्थ अगर अच्छा रखना है तो उसका मेडिकल चेकअप अच्छा करना चाहिए। उनको थायराइड है क्या, उनको बीपी है क्या, उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है क्या, उनको अदर कोई प्रॉब्लम है क्या, और इसके लिए तो मेडिकल चेकअप बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम साल में एक बार हर एक का मेडिकल चेकअप करवाते हैं, और वो कंपलसरी भी किया है हम लोगों ने। और उसको मेडिकल चेकअप करवाने के बाद उसको ट्रीटमेंट देके, डॉक्टर का एडवाइस लेके, वो ट्रीटमेंट लेके तो बहुत अच्छे रहते हैं। फिर ये हेल्थ अच्छा है तो सभी अच्छा है। इसलिए मैंने ये सब वर्कर्स और सभी को, ये तो मैं चेयरमैन साहब का भी, वाइस चेयरमैन साहब, मैनेजमेंट का भी मेडिकल चेकअप करवाता हूँ। और हम लोग का सबका हेल्थ अच्छा रहेगा, ये फैक्ट्री अच्छा रहेगा। और ये फैक्ट्री अच्छा रहेगा तो ये तालुका अच्छा रहेगा, तालुका अच्छा रहेगा तो ये देश अच्छा रहेगा। तो ये तो अपना
प्राइमरी ड्यूटी है वो करना है। देखो गवर्नमेंट तो करेगा, गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट करेगा, लेकिन हम लोग ये फैक्ट्री चलाते हैं, हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं, 1000 एम्प्लॉय है, 25,000 फार्मर्स है, कोई ट्रक वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, हार्वेस्टिंग लेबर है, कुल मिला के कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख लोग यहाँ कनेक्टेड है कि जो उनका ये चलता है ये फैक्ट्री पे। तो ऐसा चलाने के टाइम अगर रेस में घोड़ा हम दौड़ाते हैं और वो हेल्दी नहीं होगा तो रेस नहीं जीतेगा। तो ये हेल्थ के लिए ये हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉय हेल्दी नहीं होंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो वो सब करना ही पड़ता है। और उससे वो लोगों को भी अच्छा लगने लगा है। अभी हर एक खुद बोलता है अभी साहब ये मेडिकल चेकअप अब नेक्स्ट मंथ ले लेना साहब, अभी 1 साल हो गया, अभी डॉक्टर को बुला ले, कोई हमारा चेकअप करवा ले, ऐसा तो अभी वो तो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। बराबर है। और सर जो मेडिकल चेकअप में अगर कुछ प्रॉब्लम, जैसे छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम निकलता है या कुछ बड़ा प्रॉब्लम निकलता है, तो उसके लिए भी सर आप पूरा हम पूरा सपोर्ट करते हैं। अब अभी देखो कोई किसी को अगर शुगर है तो हम डॉक्टर को फोन करते हैं, भाई हमारा ये आदमी है, मेरा एम्प्लॉय है, मेरा वर्कर है, वो आएगा, उसको चेकअप करवा लो, अच्छे से सोच लो। और डॉक्टर भी उनको, हम डॉक्टर भी ऐसे रिलेशन रखे कि वो फैमिली डॉक्टर जैसे हमारे साथ काम करते हैं, तो आके उनको ट्रीटमेंट भी देते हैं। अभी कोई अगर किसी को ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम है, ज़्यादा ट्रीटमेंट लेनी जरूरी है, तो हम उसको लीव दे के घर पे उसको घर वालों को बोल के और अच्छा हॉस्पिटल में एडमिट करके वो पूरा ट्रीटमेंट उसका करवाते हैं। उसके लिए मेडिक्लेम भी है, मेडिक्लेम पॉलिसी भी है, पॉलिसी के भी अगर ज़्यादा लगता है कुछ तो हम सपोर्ट करते हैं उनको। बराबर। और पूरा मेडिकल खर्चा आप उठाते हैं। हाँ। और पूरे मेडिकल खर्चा तो आप देते ही हैं, कारखाना देता ही है, और बाकी जितना भी जो भी फिर बाद में जो रिकवरी होती है वो भी इंटरेस्ट फ्री होती है। इंटरेस्ट फ्री होती है, धीरे धीरे सैलरी से होती है। देखो तो ये आपने क्यों सोचा सर? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जितने भी मेडिकल पॉलिसी होती है, ज्यादातर फैक्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें होता है कि 2 लाख 5 लाख जितनी भी लिमिट होती है उतना करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि भाई हमने हमारा काम कर दिया, अब तुम्हारा तुम जाना, पर छोड़ देते हैं। पर आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, 5 लाख 10 लाख कितना भी खर्चा हो जाए, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ऐसा क्यों सोचा सर? देखो अभी क्या है, वो मेडिक्लेम पॉलिसी है 2 लाख तक की, मेडिक्लेम पॉलिसी का खर्चा कर दिया तो मैकेनिज्म हो गया, मैंने मेरी ड्यूटी पार कर ली, अभी मुझे जरूरत नहीं करने की। ये कब करता है आदमी? जब मैकेनिज्म में काम करता है तब करता है, वो तो मशीनरी जैसा काम होगा। लेकिन मैं हार्ट से ये मानता हूँ ये मेरा फैमिली है, हर एक कर्मचारी, हर एक एम्प्लॉय ये मेरा फैमिली मेंबर है। और उनको सोचो अभी 2 लाख खत्म हो गए और ट्रीटमेंट अधूरी छोड़ दी तो उसको आगे कुछ नहीं कर पाते। और यहाँ शुगर फैक्ट्री में सैलरी भी इतना खूब ज्यादा नहीं होती जैसा कि कारपोरेट सेक्टर में होती है, और उसको बच्चा पढ़ाना है, कोई स्कूल जाना है, बाकी खर्चा होता है। समझ लो मेरा एक एम्प्लॉय को नासिक में उसके वाइफ को एडमिट किया और उसको 2 लाख तक का खर्चा हो गया। बाकी डॉक्टर ने 11th आवर में उसको बोल दिया कि इनको बॉम्बे में एडमिट करना है, लीलावती हॉस्पिटल में लेके जाना है। उन्होंने मुझे फोन किया, साहब ऐसा ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, फोन पे वो रो रहा था। तो मैंने सोचा वो चिंता मत करो, मैंने यहाँ से मेरा एक कलीग को भेज दिया, उनको बोलो जहाँ भी एडमिट करना है वहाँ एडमिट कर लो। मैंने उसको पैसा दे दिया, और पैसा देने के बाद जो भी पैसा दिया वो 1 साल में 2 साल में जैसा भी होगा तेरा बोनस मिलेगा, सैलरी मिलेगी, उससे हम कवर कर देंगे। वो तो पैसा कवर होता है, लेकिन उसकी वाइफ अगर नहीं कवर होती तो पूरा आदमी ही स्पॉइल होता है। इसलिए हम लोग दिल से सोचते हैं कि क्या करना है, अधूरा तो नहीं छोड़ सकते उसके उनको। इसलिए हम वो भी जितना हो सके, जितनी करने की जरूरत है उतना करते हैं। तो सर क्योंकि आप थोड़ा आउट ऑफ द वे जाते हैं, जरा दिल से सोचते हैं, आत्मा से सोचते हैं, तो इसमें ऐसे में काम करने में सर आपको ऊपर से दिक्कत भी तो आती होगी कि यार क्या करता है, ऐसा तो अपने बहुत नहीं। ये तो प्रॉब्लम पहले आया था जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तो क्या होता है, मैनेजमेंट को, एक मैनेजमेंट में भी ये सोचते हैं, मेरे मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे है, वो क्या सोचते हैं फैक्ट्री अच्छी चलाने के लिए एमडी अगर कुछ कर रहा है तो हम लोगों ने उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं ये जो भी करता हूँ, मैं नहीं तो वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है ये क्या है, मैं वर्कर्स को
हेल्दी रखता हूँ, उसका मेंटली अच्छा रखने के लिए वर्कर्स को भी देखना है और उसके फैमिली को भी देखना है। देखो सोच लो, अगर घर से आदमी निकलता है, उसके घर में प्रॉब्लम है, घर में औरत, उसकी बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, और वो काम पे आए, वो काम नहीं कर पाएगा, अब उसमें तो नुकसान होगा। अब जब मैनेजमेंट को मैंने ये सब समझ दिया, ये अपने को करना है, ये सब वर्कर्स अपना, मैनेजमेंट, वर्कर्स और एम्प्लॉय, सब लोग हम वन फैमिली है। तो वन फैमिली होने से हर एक का जो भी प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व करना ही है। इसलिए मैनेजमेंट भी अभी सपोर्ट कर रही है, कुछ मुझे फ्री हैंड दे रही है, ऐसा कुछ लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है। सर ऐसा वन फैमिली कॉन्सेप्ट अगर सब लोग अपना लें तो शायद हमारा देश की सूरत और सीरत बहुत जल्दी बदल जाएगी। खैर, क्योंकि आप एक किसान के बेटे थे और वहां से पले बड़े, इसीलिए आप में ये सोच आई होगी कि नहीं, हम किसी को ऐसा छोड़ नहीं सकते। दूसरा सर, बहरहाल लेकिन एक और चीज हमें एक्चुअली पता चला सर, एक्चुअली कि जिसकी भी लड़की की या लड़की की शादी होती है उसको एडवांस पेमेंट 50,000 रुपये, लाख रुपए के आसपास आप देते हैं, और फिर वो इंटरेस्ट फ्री बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे सैलरी से रिकवर होता है। तो लड़कियों के लिए तो देना मुलाजिम बनता है, आजकल सब देते हैं, लेकिन लड़का और लड़की दोनों में भेद नहीं करके लड़के और लड़की दोनों की शादी के लिए पैसे देना, ये कहाँ की? अभी देखो, अभी हम लोग सोचेंगे लड़की के लिए करेंगे, लड़के के लिए करेंगे। कोई लोग फैमिली में लड़के होते हैं, कई फैमिली में लड़की होती है, और अभी जो सोच रहे हैं लड़की और लड़के, कोई फर्क नहीं है। अभी देख लो, जहाँ लड़की काम करती है वहाँ लड़का भी करता है, लड़का जहाँ काम करता है वो लड़की भी करती है, वो दोनों तो सेम है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं रहा, लड़का ही संभालेगा, आगे जाके तो लड़कियां भी संभालती है। वो तो इसलिए जरूरत यह है कि वो दोनों को समान रखना चाहिए। ऐसा भेदभाव करके तो समाज में तो उसका ये संदेश अलग जाएगा। इसलिए मैं वो सब एक समानता के लिए कर रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, आपका काम बहुत ही सराहनीय है। सर, आपकी जो फैक्ट्री है श्री अगस्ती सहकारी साकर कारखाना, इसका शुरुआत कब से हुई सर, और इसका जो फाउंडर थे वो कौन थे? इस फैक्ट्री का थोड़ा इतिहास बताएंगे सर कि किस तरह? देखो ये फैक्ट्री जो है हमारी अगस्ती सहकारी साकर कारखाना, अगस्ती कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, इसके फाउंडर जो है हमारे मधुकर राव जी पीचर साहब थे, वो जो कि एक्स मिनिस्टर है, अभी भी वो चेयरमैन है, फाउंडर चेयरमैन थे, अभी भी चेयरमैन है। ये जो अकोले तालुका है वो हिली एरिया है, ट्राइबल एरिया है। जब यहाँ फैक्ट्री नहीं थी तो ये लोग केन ग्रोवर्स जो थे उसको उनका शुगर केन गन्ना बाहर देना पड़ता था। अगर बाहर देना वो टाइम, वो लोग उसको सर्विस नहीं मिलती थी, वो हार्वेस्टिंग प्रॉपर टाइम पे नहीं होता था, उसका प्रॉपर हार्वेस्टिंग नहीं होता था, पेमेंट प्रॉपर नहीं मिलता था। इसलिए चेयरमैन साहब ने सोच लिया कि ये एरिया में हम क्यों ना शुगर फैक्ट्री निकालूं, और उन्होंने शुगर फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन करके यहाँ शुगर फैक्ट्री 1991 को इस्टेब्लिश कर दी। एक्चुअली 1990 में उसका तो रजिस्ट्रेशन हुआ और 1992 में ये फैक्ट्री रन अप हो गई। और यहाँ जब से फैक्ट्री हो गई है तो ये फार्मर्स के लिए वो बहुत अच्छी सुविधा दे रही है। ये फैक्ट्री बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आई। एक्चुअली एक बार तो 2 साल बंद ही थी, और फैक्ट्री चलाने के लिए शुगर केन लगता है। शुगर केन के लिए तो इरिगेशन लगता है, डैम लगते हैं, पानी लगता है, रास्ते लगते हैं, वो सब पिचड़ साहब ने करवा लिया। मिनिस्टर थे, उसका नाम चलता था। उन्होंने ये तालुका में बहुत अच्छा काम करके डैम बनाए। सोच लो, बड़े डैम 4-5 बड़े डैम बनवाए और 60 से 70 माइनर इरिगेशन के डैम बनवाए, और उसकी वजह से इरिगेशन हो गया। हिली एरिया है तो पाइपलाइन लेके कुछ लैंड डेवलपमेंट करके वो शुगर केन अभी ग्रोवर्स बना रहे हैं। और अभी तक हमें बाहर से भी शुगर केन लेना पड़ता है, लेकिन अभी तो प्रैक्टिस हमारी ऐसा है कि हमने यहाँ केन डेवलपमेंट का अच्छा सा एक डिपार्टमेंट बनवा लिया। फार्मर्स को हम सीड सप्लाई करते हैं। किसी ने भी फार्मर को ऐसा लगता है कि मुझे शुगर केन प्लांटेशन करना है, तो हम लोग उसने फार्मर ने खाली फोन करना, हमें फोन करके जब भी वो फोन करेगा दूसरे 24 आवर्स के अंदर उसके फार्म पे हमारा सीडलिंग या सीड जाता है।
और वो हार्वेस्टिंग प्लांटेशन करता है। हम सोच रहे कि हमें 5 लाख टन कम से कम शुगर केन चाहिए एरिया ऑफ ऑपरेशन में। तो अभी हमारे पास 3 लाख 3.5 लाख हो गए और 1.5 लाख करना है। उसके लिए तो मैनेजमेंट, पिचड़ साहब, गायकर साहब, हमारा एमएलए, एक्स एमएलए वगैरह पिचड़ साहब है और सब मेरे डायरेक्टर्स है, वो सब मिला के हम ट्राई कर रहे हैं। हमारे यहाँ बड़ा एक प्लांट बनाए हैं सीडलिंग का, नर्सरी बनवा ली हम। अच्छे से वो सीडलिंग बनाते हैं, फिर बाहर से भी वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट से अच्छा सीड लाके फार्मर्स को देते हैं। और वो ऐसा फैक्ट्री चलानी है तो शुगर केन चाहिए, इसलिए हम डेवलपमेंट के लिए वो सब कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि अगले 2 साल में ये फैक्ट्री मेरी शुगर केन में पूरा खुद का शुगर केन खुद ही एरिया में तैयार होगा और फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। और सर आपकी जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए सर, कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता का क्या नाम था, कौन से गांव से थे, आपका स्कूल कहाँ हुआ, कॉलेज कहाँ किया आपने? मेरा तो बहुत इंटरेस्टिंग वैसा है। मैं फार्मर फैमिली से था। मेरे 2 ग्रैंडफादर थे। मेरे घर में तब जब मैं स्कूल में था 40-50 आदमी थे। और फार्मर्स बेस्ड फैमिली जो होती है उनको क्या, लड़का बच्चा हो गए, थोड़ा 15-16 साल का हो गया, 15 साल का, 10-12 साल का, तो खेत में काम करने में काम आता है। वो पढ़ाने की जरूरत नहीं, अपनी खेती है, गाँव संभालना है, खेती करनी है, तो आदमी चाहिए। और बाहर से आदमी लेके उनको पेमेंट करना, डेली बेस पे आदमी लेना, उससे तो घर के आदमी काम करेगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा। ऐसी उनकी सोच थी और उनकी सोच उनकी जगह सही थी। जब मैं 7th में था, 7th पास कर लिया मैं मेरे क्लास में टॉपर था। तो आने और मेरे पिताजी और मेरे अंकल ने, मेरे मामा मुरबाड़ में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में टीचर थे दोनों, उनके घर मुझे पहुंचा दिया। जून में मुझे स्कूल नहीं जाना था ऐसा सोच रहे थे, मई में उन्होंने उधर मुझे भेज दिया और वहाँ से मेरा 8th का एजुकेशन चालू हो गया। मैं जब वहाँ गया तो मैं ग्रामीण से था और वो लोग तो सिटी एरिया था, मुझे कोई बात नहीं कर रहा था। मैं स्कूल जाते थे, मेरे मामा के लड़के भी बोलते थे वो हमसे कुछ संबंध नहीं है। मेरा पहराव और उनका उसमें बहुत फर्क था। ऐसा होता ही है, कोई भी अडानी आदमी जाता है तो उसको प्रॉब्लम आता है। तो मैं पहले दिन स्कूल नहीं गया, बाद में स्कूल कैसा वैसा गया और उसके बाद 1 महीने तक मुझे बेंच के पीछे, सबसे पीछे बेंच पे मैं बैठता था और एक भी आदमी मेरे साथ बैठने के लिए, बोलने के लिए तैयार नहीं था। मैं ऐसा 1-2 महीने हो गए और बाद में टेस्ट होते हैं स्कूल में टेस्ट होते। मैं 8th में था, टेस्ट जब हो गए तो वो टेस्ट में पूरा मेरा 8th का 4 बैच था और वहाँ 4 बैच में आउट ऑफ 20 टेस्ट थे। मुझे हर एक सब्जेक्ट को आउट ऑफ 18, कम से कम 18 था, 19, 20, 18, 19, 20, और मैं पहले टेस्ट में टॉप हो गया। तो मैं उसी दिन, मेरा प्रिंसिपल था, हेडमास्टर जो थे, वो प्रेयर के टाइम मुझे हाथ लेके पकड़ के आए और सब लोगों को बता दिया ये हमारा टॉप का स्टूडेंट है और ये वो बहुत अच्छा कर रहा है। उस दिन से मुझे इतने फ्रेंड मिल गए, मेरा जगह लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच पर आ गई। सब लड़के मेरे पास आने लगे, घूमने लगे, मुझे बोलने लगे और मैं उनके साथ अभी मैच हो गए। तब से मेरा शिक्षण अच्छा हो गया। बाद में मैं शाहपुर में गया, वहाँ 8th 9th 8th किया। कल्याण में मैंने 11th किया, फिर 12th के लिए मैं संगमनेर आया और इंजीनियरिंग के लिए संगमनेर में मैंने किया और मैंने इंजीनियरिंग संगमनेर में पूरा कर दिया। अगर मैं सोच रहा था मेरा एजुकेशन नहीं होता तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। कहा भी जो भी ये लेबर काम कर रहे वैसे उसी तरह से मैं काम करता, आपको नजर आया होता। और भगवान ने ये सब कर दिया, मैं यहाँ तक आ गए, तो क्यों ना सोचूं कि मैं जैसा, मेरे जैसे बहुत है, उनके लिए काम क्यों ना करूं। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया यहाँ। सोचो मैं जहाँ यहाँ शुरुआत की थी मैं 20 रुपीज पर डे काम करता था डेली बेस पे। आज मेरी सैलरी मोर देन लैक्स जो भी है। लेकिन अभी सोच लो कि कॉर्पोरेट में मैं एमडी नहीं बन पाता था, मुझे कोई नहीं बना था। कॉर्पोरेटिव सेक्टर में चलो मैं गवर्नमेंट के पैनल पे एमडी हूँ, मैंने एग्जाम दिया, मैंने मेरा एमबीए किया,
सब कुछ एजुकेशन किया, मैं बन गया। अगर एक फार्मर का लड़का एमडी बनता है, एक ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला आदमी बनता है, एमडी बनता है, तो मैं मेरा खुद का देखूंगा तो मैं कुछ भी कर सकता था, मेरा तो मैं कैसा भी आगे जाता था। लेकिन मुझे मेरे जैसे लोग हैं स्कूल में, जो मैं आपको जो बताया कि मैं स्कूल को लड़कों को क्यों स्कूल डालता हूँ, इसके पीछे ये वजह है। बराबर। तो मैं भी सोचता हूँ वर्कर्स के भी लोग ऐसे मेरे जैसे कुछ हो जाए, और मैंने वैसा कर लिया। बाद में जब मैं सर्विस ढूंढ रहा था तो सर्विस नहीं मिलती थी इंजीनियर को, 0 बजट के वजह से। और उसी टाइम मेरी शादी मेरे मामा की लड़की से हो गई, जो भी मैं वहाँ उनके साथ जो एजुकेशन किया, तो वो तो शहर में सिटी में थी, मैं गांव आया तो मेरा गांव का कल्चर और वो कल्चर बहुत अलग था, और वो तो मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैं घर से बाहर निकल पड़ा। और हम दोनों ने संगमनेर में रह के हमारा ये मैरिज लाइफ स्टार्ट कर दिया। तो मेरे पास नौकरी नहीं थी, पेमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, स्ट्रगल कर करके हम लोगों ने वो सब ये चलाया। बाद में मुझे एक लड़की हो गई, श्रद्धा नाम है उसका। जब मुझे लड़की हुई तो वो लड़की की डिलीवरी, मैडम मिसेस की डिलीवरी के लिए मेरे पास सिर्फ 50 रुपए थे। ये एक फैमिली डॉक्टर थे, उनको रिक्शा करके मैं उनके पास गया तो बोला डॉक्टर नहीं है, 20 रुपए रिक्शा वाले को दे दे, 30 रुपए बचे, क्या करें, कोई तो बाकी पहचान नहीं है, और घर वालों को डिस्टर्ब नहीं करना, उनके पास से पैसा नहीं लाना, मैं खुद के पैर पे खड़ा रहना, ऐसा मैं सोच रहा था। घर से कुछ भी किसी को बताया नहीं। मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड था अनिल देशमुख, वो एमडी था, BAMS MD, वो ENT का काम करता था, उसका छोटा सा हॉस्पिटल था। मैं डॉक्टर के पास गया, वहाँ मेरा पहचान है इसलिए, और मैडम को उधर रख दिया, मैडम डॉक्टर डिलीवरी करनी है। अरे डिलीवरी कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो कोई हॉस्पिटल वैसा नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन मैंने सुना था डॉक्टर साहब की मिसेस जो थी BMS गायनिक का काम कर रही थी, मैडम प्रैक्टिस नहीं कर रही है, अपने पास तो कुछ सुविधा नहीं है। मैं बोला देख लो, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, जो भी करना है आप कर लो। उसी हॉस्पिटल में वो मैडम ने मेरी मिसेस की डिलीवरी कर दी और हमें बेटी हो गई, लक्ष्मी। और जो भी बेटी हो गई ना, तब से वो मैं सोच रहा था ये बहुत बड़ी बनेगी, उसको बहुत बड़ा बनना है। मेरी बेटी, मेरा जो भी संतान है, वो एक दिन ऐसा होगा, मेरी बेटी मेरा बेटा गाड़ी चलाएगा और मेरी बीवी और मैं पीछे बैठ के वो गाड़ी में घूमेंगे। तब तो मेरे रात खाने के लिए कुछ नहीं था। सोचो अभी डिलीवरी के टाइम, ऐसा प्रेगनेंसी के टाइम तो ऐसा लगता है ये खाना वो खाना, तो वो हम नहीं खा पाते थे, मिसेस को नहीं दे पाते थे। तो मेरा फ्रेंड है वो भोर करके, उसका माँ बाप भी टीचर थे, वो मैडम हमें नहीं मैडम हमारा पड़ोसी थे, वो मिसेस को मेथी या चावल दाल तो पैसा दे के कभी कभी मिलता था हमको। ऐसे सिचुएशन में लड़की हुई और मैं सोच रहा था उसको बहुत बड़ा बनाऊंगा, तो वो मन में पॉजिटिव था। मैं ऐसा करके करके थोड़ा सा बाद में सेटल हुआ, मुझे सर्विस मिल गई, मिसेस का बीएड किया, मिसेस का बीएड करने के बाद उसको भी सर्विस मिल गई, हम दोनों को 1200 रुपए मिलने लगे पर मंथ। तो अच्छा चल रहा था ऐसा। उस टाइम तो दोनों 2 टाइम का खाना पीना मिलने लगा। और लड़की बेटी जो है मेरी, वो 3 महीने की जब थी उसको मामा के घर भेजा था, उसके मामा के घर, और मेरा भी मामा, और उसने उसको 2 साल 3 साल 4 साल तक संभाला, और स्कूल के लिए फिर अकोले में लेके आई यहाँ, और वो स्कूल में पढ़ने लगी। तो हम ऐसा सोच रहे थे ये बहुत बड़ी बनेगी, लक्ष्मी बनेगी। एक दिन ऐसा सुबह में आदमी आते हैं, देखो हमारे यहाँ कुछ भविष्य बताता है, ये बताता है, मेरा विश्वास नहीं है लेकिन अविश्वास भी नहीं है। वो घर में आया और बोला ये बेटी आपका नाम बहुत बड़ा करेगी, ये कुल का नाम बड़ा करेगी, ये बहुत लक्ष्मी है, बहुत बड़ी होगी। उन्होंने हमें बता दिया, देखो श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, लेकिन उसने बता दिया कि बहुत बड़ी बनेगी। हमने तब पॉजिटिवली ले लिया, चलो वो बोलता है तो होगी। तो स्कूल में गई, 5वीं में गई तो उसके स्कूल की मैडम थी, पोखरकर मैडम,
उसने उसको स्पोर्ट में थोड़ा ये खेलते टाइम देखा कि ये लड़की अब बहुत अच्छी खेल रही। फिर उसने हैंडबॉल में उसका 5th में हैंडबॉल की टीम में लिया। सोच लो, हैंडबॉल की टीम में तालुका में पहले आई, डिस्ट्रिक्ट में आई, स्टेट में पहले आई। स्टेट में पहले आने के बाद महाराष्ट्र स्टेट के टीम में वो सिलेक्ट हो गई और राजस्थान में पटियाला में पहली बार उसको सिल्वर मेडल भी मिला उनकी टीम को। 5वीं में वो नेशनल प्लेयर हो गई। तो हमने फिर उसको सपोर्ट करके मैडम के साथ बात करके उसको एथलीट में डाल दिया। वो 100 मीटर करती थी, वो लॉन्ग जंप करती थी और उसको थोड़ा करके 10th तक ऐसा हो गया कि उसने कम से कम 50 इंटरनेशनल मेडल जीत ले। ओके। और 10th में जब गई तो सब लोग बोलते थे अभी स्टॉप करो और उसको पढ़ने दो। मैं और मेरी बीवी ने सोच लिया नहीं, वो करते तो करने दो। 10th में भी वो खाली 1-2 महीने में स्कूल गई, बाकी सब सपोर्ट करती रही और उसको इंटरनेशनल तक जाना था। तो इसलिए हमने उसको 10वीं के बाद 10th के बाद उसका मामा ठाणे में रहता है, ठाणे में उसको शिफ्ट किया और ठाणे में 11th और 12th में जब वो थी तभी पुणे में कॉमनवेल्थ के गेम थे, उसको इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो गया, इंटरनेशनल मेडल मिला उसको। उसके बाद वो 3 इंटरनेशनल मेडल मिले, नेशनल में बहुत मिले, उसको यूनिवर्सिटी में भी बहुत मेडल्स मिले। उसके पास अभी तो 135 मेडल्स है और इंटरनेशनल प्लेयर है वो अच्छी। अभी तो नहीं कर रही, स्टॉप किया, लेकिन यहाँ से वहां तक जो गई तब से जो कॉमनवेल्थ में उन्होंने मेडल मिला उसको, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल। तो मुझे सब लोगों का फोन आने लगा, तो मुझे एहसास हो गया मैं कुछ बड़ा आदमी बन गया। गोल्ड मेडल मिला सर? गोल्ड मेडल मिला कॉमनवेल्थ में। जब मेडल मिला मैं था उधर, लेकिन मुझे ऐसा सोच रहा था कि मेडल मिलना ही चाहिए। उसका जंप चल रहा था तब मैं उसको देख नहीं पाया, मैं पीछे जाके बैठा था। मिलेगा तो जाके उनको मिलूंगा, नहीं मिला तो नर्वस नहीं होना, नहीं ऐसा सोच के मैं खुद ने देख नहीं लिया। लेकिन जब मेडल मिला, लास्ट का जंप जो उसका था 6th, वो 13.11 जंप गया उसका। तो वो तो रिकॉर्ड आज भी उनके नाम पे, वो रिकॉर्ड करके उसको मेडल मिला। और जब देखा मैंने आगे आके, श्रद्धा के हाथ में अपना तिरंगा था, राष्ट्रध्वज था और पूरा ग्राउंड को राउंड मार रही थी। और बाद में विक्टोरी स्टैंड पे वो खड़ी थी बीच में और अपना धुन बज रहा था राष्ट्रगीत का और इंडिया का ध्वज उसके लिए ऊपर जा रहा था। ये बहुत ही गर्व और बहुत ही सम्मान की बात है सर। एक्चुअली दूसरी ये भी बात है कि एक लक्ष्मी के अवतार लेने से, अवतार मैं मानता हूँ कि एक लक्ष्मी का अवतार हुआ आपके घर में और वो अवतार होने के बाद आपके जीवन की काया पलट ही हो गई सर। सही है। ना तो आपको पहले जो आपकी जो परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति और जिसको बोलते हैं समाज में जो आपकी परिस्थिति थी, वो एक साधारण या नगण्य जिसको गिनती नहीं होती इस तरीके के व्यक्ति की थी। लेकिन उस लक्ष्मी के अवतार होने के बाद ना तो आपको मिला ही, आपको जो धन की प्राप्ति हुई, वो ख्याति की प्राप्ति हुई हो तो, लेकिन विश्व ख्याति की प्राप्ति हो गई और आपको एक गर्व महसूस, जो गर्व के जो क्षण है, क्योंकि राष्ट्र ध्वज जो ऊपर जाता है आपने एक पुत्री के लिए, और वो बहुत ही माननीय, बहुत ही गर्व और सम्मान का विषय है सर एक्चुअली। तो उस समय तो डेफिनेटली, और ये सब उन लोगों के लिए है जो लड़कियों को पैदा होने से रोक लेते हैं एक्चुअली। तो वो थोड़ा ध्यान से सुन लें कि लड़की जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है और वो आपका पूरा जीवन जो है वो बदल सकती है। वो इस तरीके से बदल सकती है कि ना तो आपकी धन और संपत्ति तो आपके साथ आती ही है, उसके साथ आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिलती है।